नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने मरीजों से सीधे संवाद कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति जानी और सुधार के निर्देश भी दिए। सीएम ने अस्पताल में तीमारदारों के लिए वेटिंग एरिया और पेयजल पंखे के साथ ही बैठने की समुचित व्यवस्था कराने के भी निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल परिसर में स्वच्छता और सौंदर्यीकरण पर विशेष जोर देने को भी कहा है। मुख्यमंत्री धामी ब्लड सैंपल कलेक्शन सेंटर और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हेल्प डेस्क भी पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्था की जानकारी ली और मरीजों के परेशानी भी सुनी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मरीजों और उनके परिजनों को समय पर गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में 17 सितंबर तक बारिश का अलर्ट जारी। देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट। पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन और बोल्डर गिरने का भी खतरा। कुछ मार्ग पर मलबा गिरने से यातायात बाधित। कुछ इलाकों में बारिश के साथ ही बिजली चमकने की भी संभावना। निचले इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। तो मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन किया जाए, इसको लेकर लगातार मौसम विभाग गाइडलाइन भी जारी कर रहा है और अलर्ट भी जारी कर रहा है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ा हुआ है और ऐसे में कई मार्ग क्षतिग्रस्त हैं। ये बताया जा रहा है कि पहाड़ों में कई जगह पर मलबा आ गया है, जिस कारण मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गए हैं। हालांकि उनको खोलने का कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। तो वहीं निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। लगातार हो रही बारिश से अब गंगा का जल लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में खतरे की जद में कई गांव आ सकते हैं और कई गांवों में पानी गंगा का जा सकता है। गंगा का जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की गई है। हालांकि प्रशासन की टीमें मुस्तैदी के साथ काम भी कर रही हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का मौसम का मिजाज रहने वाला है? देखिए विशाल, मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से आज जो है उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और ये कहा है कि 17 सितंबर तक बारिश का क्रम जो है वो जारी रहेगा। इसके साथ साथ जिन इलाकों में जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है उनकी बात करें तो देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन, बॉर्डर गिरने की संभावनाएं व्यक्त की गई है कि वहां पर इस तरह का खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि लगातार बारिश जो है पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल रही है। कुछ वही मार्गों की अगर बात करें तो मलबा गिरने से यातायात भी बाधित है, जिनको लगातार जो है बीआरओ की टीम खोलने का प्रयास कर रही है और काम करते हुए नजर आ रही है कि किस तरह से उन जो है यातायात बाधित ना हो, उनको खोला जाए मार्गों को। इसके लिए लगातार जो है कहीं ना कहीं प्रयास जो है वो किया जा रहा है। वहीं अगर कुछ इलाकों की हम बात करें तो उसमें ये भी माना जा रहा है कि बारिश के साथ साथ बिजली चमकने की भी संभावनाएं बनी हुई है। और इसके अलावा निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है तो वहीं जो है नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है। ऐसे में जो मैदानी इलाके हैं वहां पर जो है चाहे सोलानी नदी हो, चाहे गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, उसका जो प्रभाव है वो जो है जलस्तर बढ़ने से जो है अधिक देखने को मिल रहा है। लोगों की जमीनों में कटाव हो रहा है, तो इस तरह की स्थिति भी बनी हुई है। और वहीं मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह जो उन्होंने कहा है कि वो उनको अगर किसी को आवश्यकता नहीं है तो वह यात्रा ना करे पहाड़ी इलाकों की। जी। लेकिन ऐसे में जब चारधाम यात्रा भी जारी है योगेश, और तीर्थयात्री भी पहुंच रहे हैं, एक तरफ मौसम विभाग समय समय पर अलर्ट भी कर रहा है, तो ऐसे में किस तरह की सतर्कता बरती जा भी रही है और प्रशासन की टीमें किस तरह से काम कर रही हैं? देखिए विशाल, जिस तरह से चारधाम यात्रा प्रारंभ हुई है और लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार लोग अब जो है धामों का रुख कर रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से उनके सामने कठिन समस्याएं, चुनौती बनी हुई है। हालांकि एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, वो टीमें लगातार ऐसे स्थानों पर डटी हुई है जहां पर मार्ग अवरुद्ध होता है। वहां पर उनको किस तरह से आगे क्रॉसिंग करानी है, किस तरह से सुरक्षित आगे बढ़ाना है,
ये काम लगातार उनके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से बोल्डर्स आ जाना या मलबा आ जाना, बारिश के तहत पानी आ जाना, ये कहीं न कहीं जो है एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसका कोई आकलन पहले से नहीं किया जा सकता। इसलिए लोगों को लगातार सतर्क किया जा रहा है कि जो जिले के अधिकारी हैं, जो एडवाइजरी वहाँ पर समय-समय पर दिए जा रहे हैं, साइन बोर्ड पर जो है लगातार अंकित किया हुआ है कि कहाँ पर खतरा है, कहाँ पर नहीं है। उन चीज़ों का आवश्यक जो है ध्यान रखने की सलाह जो है लगातार यात्रा पर आने वाले लोगों को दिया जा रहा है। जी। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में रोज अस्पतालों से मरीजों को रेफर करने की बातें सामने आती रहती हैं। ये उत्तराखंड में आम बात बनकर हो गई है। वहीं ऐसा ही एक मामला अल्मोड़ा बेस चिकित्सालय से भी सामने आया है। बता दें कि अल्मोड़ा बेस चिकित्सालय में प्रसव के लिए गैरसैंण से आई महिला को वहां के डॉक्टर ने प्रसव न कराकर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। मरीज थी एक प्लेसेंटा प्रीविया की थी पेशेंट। अल्मोड़ा बेस से उसे हल्द्वानी के लिए भेजा गया। फिर उसके मरीजों के साथ वालों का मेरे को कॉल आया। फिर मेरे द्वारा उसको यहाँ बुलाया गया और उसका सफल ऑपरेशन किया गया कल शाम को। बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ हैं। तो आपको बता दें कि मरीजों को पूरी तरह सुविधाएं नहीं मिल पा रही है और ऐसे में अल्मोड़ा के लोग अब परेशान नजर आ रहे हैं। रेफर सेंटर बन गए हैं अस्पताल और ऐसे में लोगों में आक्रोश भी नजर आने लगा है। गर्भवती महिलाओं को रेफर किया क्या, जिसके बाद विवाद भी इसमें बढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि बताया जा रहा है कि इस अस्पताल में मरीजों को पूरी तरह सुविधाएं नहीं मिल पाती, जबकि राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि बिना ठोस वजह के अब कोई भी किसी मरीज को रेफर नहीं कर सकेंगे। और संवाददाता नसीम अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नसीम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, आखिर किस तरह का ये मामला भी है और कितना परेशान लोग इस रेफर के चक्कर में हो रहे हैं? जी, बिल्कुल बताना चाहूँगा। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज तो पहले बेस हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता, लेकिन कुछ समय बाद पहले से ही अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई। लगभग ये 4 साल इसको पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अपना में एक बड़ी विडंबना ये देखने को ये मिली है कि एक नॉर्मल सी डिलीवरी को लेकर भी उन्होंने इसको रेफर सेंटर बना के रख दिया है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए बीती शाम की बात है, एक गर्भवती महिला को यहाँ लाया गया था। उन्होंने सीधे रेफर कर दिया और उसके बाद उसके परिजनों द्वारा उस महिला को रानीखेत चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ पे सुरक्षित उसका प्रसव कराया गया नॉर्मल तरीके से और उसको किसी तरह की दिक्कत नहीं है, जिस वजह से मेडिकल कॉलेज को लेकर लोगों में काफी रेफर सेंटर बनने को लेकर काफी गुस्सा है और काफी नाराजगी है। बिल्कुल नसीम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चंपावत के पाल बिनौन क्षेत्र के क्वार सिंह में सड़क न होने से ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीमार लोग और गर्भवती महिलाओं के लिए डोली ही एकमात्र जीवन देने का साधन है। डोली के सहारे बीमारों को मुख्य मार्ग तक पहुंचाया जाता है, जिसके बाद अस्पताल उन्हें ले जाया जाता है। शनिवार को एक बीमार महिला को अस्पताल से घर ले जाने के लिए ग्रामीणों ने डंडों को रस्सी से बांधकर डोली बनाकर 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार कर उसे घर तक पहुंचाया है। ग्रामीण लंबे समय से यहां सड़क सुविधा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सड़क सुविधा न होने के कारण ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि 4 किलोमीटर लंबी ये खड़ी चढ़ाई है, जिसको चढ़ने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। लंबे समय से सड़क की मांग ये ग्रामीण कर रहे हैं, लेकिन इनको सड़क नहीं मिल पा रही है। और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि जो मरीज हैं वो परेशान हैं। हाल फिलहाल का ये मामला गर्भवती महिला से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक गर्भवती महिला को अस्पताल में पहले पहुंचाया गया और फिर बाद में उसको वापस घर पे पहुंचाने के लिए भी कड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। ऐसे में तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं और किस तरह से मरीजों को गांव तक ले जाया जा रहा है, जो कि अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पहाड़ की तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती हैं, जहां लोग स्वास्थ्य सेवाओं से काफ़ी परेशान हैं
पूरी तरह स्वास्थ्य सेवाएं फेल हैं और ऐसे में क्योंकि सड़क मार्ग भी ना होना है अपने आप में एक बड़ी चुनौती है इन सब के सामने। और ऐसे में डंडी कंडी के सहारे मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। हालांकि ग्रामीण कह रहे हैं कि सड़क होना भी बेहद ज़रूरी है। सड़क न होने के कारण दिक्कतें होती हैं। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या कुछ जानकारी भी मिल पा रही है? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसे में लगता है कि पूरी तरह स्वास्थ्य विभाग भी फेल है और सड़कें भी नहीं बन पा रही हैं। आखिर इतनी बुरी स्थिति क्यों है? जी बिल्कुल, जो ये चंपावत विधानसभा, तो चंपावत विधानसभा में कई ऐसे गांव और तोक हैं जहां आज भी जो है सड़क सुविधाएं नहीं है, ना स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जिस कारण मरीजों को इस प्रकार से डोली के सहारे अस्पताल लाया जाता है और ले जाया जाता है। तो काफी गंभीर मामला। तो जो लोग हैं उनका में विधायक व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से यही मांग है कि जल्द से जल्द इन गाँवों को जो है सड़क से जोड़ा जाए। जो घटना है तो चंपावत विधानसभा का जो क्वार सिंह गाँव है, तो उधर की है, जो महिला थी वो बीमार हो गई थी, उसको इसी प्रकार अस्पताल लाए और अस्पताल से डोली के सहारे जो है उनको गांव तक पहुंचाया गया। कई तस्वीरें आ चुकी है चंपावत विधानसभा से कि मरीजों को इस प्रकार से जो है डोलियों में किलोमीटरों पैदल चलकर ग्रामीण अस्पताल पहुंचा रहे और घर वापस ला रहे हैं। जी बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उधम सिंह नगर में अवैध मद निष्करण और बिक्री के अड्डों के संपूर्ण विनिर्माण के लिए आबकारी आयुक्त निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में संयुक्त आबकारी आयुक्त कुमाऊं मंडल के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी की ओर से एक संयुक्त परिवर्तन टीम का भी गठन किया गया है, जिसने ग्राम रायपुर के जंगल क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान भी चलाया। इस दौरान टीम को 6 अवैध शराब भट्टियां मौके पर चलती हुई मिली हैं, जिन्हें तत्काल ध्वस्त भी किया गया है। हमारे संयुक्त आबकारी आयुक्त कांडपाल जी के निर्देशन में जो 11 तारीख से विशेष परिवर्तन अभियान चलाया गया है, उसी के क्रम में कल भी खाटिमा में लगभग 320 लीटर कच्ची शराब और लगभग 5000 इलिसिट जो हमारे जिसे हम लाइन कहते हैं वो नष्ट किया गया। उसी क्रम में आज हमारी टीम द्वारा, जो कि रुद्रपुर और खटीमा दोनों के, और इसमें हमारी जनपद परिवर्तन टीम भी है। कानपुर के राजकीय विद्यालय माड़ाबेला में विभाग की उदासीनता और भ्रष्टाचार के चलते बच्चों को जहरीला खाना परोसा जा रहा है। वायरल हो रहा वीडियो समाज में चिंता का सबब बना हुआ है, जिसमें सप्लाई व्यवस्था में गंभीर अनियमितताएं उजागर हो रही हैं। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने मंत्री रेखा आर्या से तत्काल जांच कराने के आदेश जारी करने की मांग की है। साथ ही दोषी सप्लायर के खिलाफ सख्त मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही कठोर कार्रवाई कराने पर भी जोर दिया है। किच्छा विधानसभा के पंतनगर विश्वविद्यालय में बीटेक प्रथम वर्ष के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंचकर पंतनगर थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच भी शुरू कर दी है। मृतक का नाम नीरज बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नीरज 19 वर्ष का था। उसने पंतनगर विश्वविद्यालय में बीटेक प्रथम वर्ष में कुछ समय पहले ही एडमिशन लिया था। बताया जा रहा है कि नीरज पढ़ाई में कमजोर था और उसे पंतनगर विश्वविद्यालय में पढ़ाई समझ में नहीं आ रही थी, जिसके बाद उसने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। बच्चा होनहार बच्चा, बीटेक का बच्चा, जो घटना घटित हुई है बड़ी दुखद है। और बीटेक में पंतनगर जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना कोई आसान बात नहीं, मेरिट के आधार पर होता है। तो उसकी अच्छी मेरिट थी। यूनिवर्सिटी का बच्चा इस तरह की घटना घटित होती है तो यूनिवर्सिटी को भी देखना चाहिए। जो भी उनके प्रोफेसर्स हैं जो उनको देखते हैं, हॉस्टल के लोग, या फिर बच्चा क्यों तनाव में था, मानसिक रूप से प्रताड़ित था, तो इसकी जांच होनी चाहिए। हमें तो यहीं पता चला है, यहीं पर आया तो चला, पता होने चला हमारे लिए।
हाँ किसी ने बताया है, सर जगह रहा तबीयत खराब है, ये लोग तबीयत खराब है, जन नहीं कर रहा, फांसी खा ली, यहाँ पे बता रहे हैं। पता नहीं क्यों भाई, अब इस बात को बात के लिए हाँ शाम भी बात हुई है लड़के से हमारी, तो आप कुछ नहीं बोला, शाम में बोला मैं अच्छा कहा शाम सही था। हरिद्वार बस स्टॉप पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब हरियाणा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में हरियाणा पुलिस का एक उप निरीक्षक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी सिटी पंकज गहरोला ने बताया कि हरियाणा पुलिस जिंद के वांछित बदमाश का पीछा करते हुए हरिद्वार पहुंची थी, लेकिन इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी गई थी। रोडवेज बस अड्डे पर घेराबंदी के दौरान बदमाश ने अचानक गोली चला दी और मौके से फरार हो गया। हरिद्वार पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी है और चौक चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान भी शुरू कर दिया है। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल खुद घटनास्थल पर पहुंचे और बदमाश की तलाश में कई टीमें भी लगा दी। जनपद जींद हरियाणा से भाग्य पुलिस अपने वांछित को तलाश करते हुए हरिद्वार तक पीछा कर रही थी। बदमाश की सूचना उन्हें बस स्टैंड के आसपास मिली, जिस पर उनके द्वारा अपने बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया गया। बदमाश द्वारा की गई फायरिंग में जो निरीक्षक घायल हुए, इनके गोली लगी, उनको तत्काल स्थानीय पुलिस की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस द्वारा और उनके पुलिस के जो जवान थे साथ में मेला हॉस्पिटल ले गए, जहाँ से उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें एम्स हॉस्पिटल रवाना। साल दर साल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देश दुनिया से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। दबाव कम करने के लिए रिस्पना और बिंदाल नदी पर एलिवेटेड रोड प्रस्तावित है, जिस पर राजनीति भी हो रही है और कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। को सीधे सीधे जो मालिकाना हक 2016 में उनको विधानसभा ने दिया है, वो मालिकाना हक देने की बात करो, और नहीं करोगे तो कांग्रेस जो है सब सड़कों पर उतरेगी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की सलाह मानकर अगर सरकार ने नदियों किनारे बसे लोगों को मालिकाना हक दे भी दिया तो क्या ये लोग सुरक्षित हो जाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल इसीलिए क्योंकि ये सत्ता पक्ष और विपक्ष वाले भी जानते हैं कि राजधानी में रिस्पना और बिंदाल किनारे कई बस्तियां बसी हुई हैं। लिहाजा अगर किसी दिन नदियों में बाढ़ आ गई और ज्यादा नुकसान हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इस राज्य की माननीय विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया, जो अब कानून है, एक्ट के रूप में है। वो है मरीन बस्तियों को मालिकाना हक देने का। और ये स्थापित सत्य है कि कोई ऑर्डिनेंस विधानसभा द्वारा पारित एक्ट को सरपास नहीं कर सकता है। ऑर्डिनेंस को जो है एक्ट सरपास कर सकता है। यहाँ उल्टी गंगा बहाई जा रही है और ऑर्डिनेंस के नाम पर मालिकाना हक जो मरीन बस्तियों का था उसको अस्थिर किया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जो ये लाल डोरे का आतंक, नहीं लाल चिन्ह का आतंक मरीन बस्तियों में व्याप्त है, इसको समाप्त करो और उनको सीधे सीधे जो मालिकाना हक 2016 में उनको विधानसभा ने दिया है, वो मालिकाना हक देने की बात करो। और नहीं करोगे तो कांग्रेस जो है सब सड़कों पर उतरेगी और मलिन बस्तियों के लोगों को साथ लेकर के उतरेगी। देहरादून में 129 मलिन बस्तियां चिन्हित हैं, जिनमें से 40,000 से ज्यादा की आबादी रहती है और ये सभी जानते हैं कि ज्यादातर बस्तियां नदियों के किनारे बसी हैं। सच तो यह है कि हजारों भवन सीधे तौर पर नदी के फ्लड जोन में बने हैं और इन सब के बीच पर्यावरणविद और आपदा प्रबंधन के जानकार इस बात पर जोर दे चुके हैं कि आज नहीं तो कल नदियां अपने स्वरूप पर वापस आएंगी और इसके प्रदेश में कई उदाहरण हैं। फिर नदियों किनारे बसे लोगों को विस्थापित करने पर जोर क्यों नहीं दिया जा रहा है? जब हमारी सरकार थी, हमारी सरकार के समय एक कमेटी का गठन किया गया था और उसमें 582 मलिन बस्तियों को चिन्हित किया गया था और उन मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की शुरुआत भी हमारी सरकार ने प्रारंभ किया। लेकिन उसके बाद मलिन बस्तियों के साथ जिस तरीके से सरकार लगातार
घोर उपेक्षा करने का काम कर रही है। मलिन बस्तियों में भय का वातावरण जो बनाने का काम कर रही है। लाल निशान लगा करके लोग आज डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। प्रदेश में जो मुख्य विपक्षी दल होने के नाते मलिन बस्तियों को संरक्षित करने के लिए, जैसा भी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश राव जी ने कहा, हम सरकार का घेराव करने का भी काम करेंगे। साल दर साल उत्तराखंड की आबादी बढ़ने के साथ ही आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है। लिहाजा सरकार ने रिस्पना और बिंदाल पर एलिवेटेड रोड बनाने पर जोर दिया है। प्रस्तावित एलिवेटेड रोड की जद में नदियों किनारे बसे 2600 से ज्यादा भवन हैं, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इधर बीजेपी के विधायक विनोद चमोली का कहना है कि जिन लोगों को हटाया जाएगा उन्हें कहीं न कहीं बसाया जाए। विधायक ने पूछा है कि क्या कांग्रेस एलिवेटेड रोड का विरोध कर रही है, और अगर हाँ तो हरीश रावत खुलकर कहें कि दून में एलिवेटेड रोड की जरूरत नहीं है। वो प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, और ध्यान में होगा मैं उस समय मेयर था, और जब वो अपने मुख्यमंत्री काल में बहुत नाले खाले कूदे हैं उन्होंने। उसके बाद 3 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे, उन नाले खालों के लिए क्या उन्होंने किया, कम से कम इसका जवाब लोगों को दे दें। उन्होंने मलिन बस्तियों को नियमितीकरण के नाम पर एक भी मकान को नियमित नहीं कर पाए देहरादून के अंदर। ये उनकी स्थिति रही। एक अधिनियम भी लाए, उसके बावजूद कुछ नहीं हो पाया। तो हरीश रावत जी के जो आरोप हैं, उन आरोपों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। दून में 1-2 दिन या फिर 1-2 वर्षों में नदी के किनारे बस्तियां नहीं बसी हैं। सच्चाई तो यह है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों ने अपने अपने समय में नदियों के किनारे मलिन बस्तियों को न सिर्फ बसने दिया, बल्कि उसे अध्यादेश लाकर संरक्षित भी किया है। कई बार नैनीताल हाईकोर्ट और एनजीटी ने नदियों किनारे बसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई के आदेश दिए, बावजूद कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। अगर एलिवेटेड रोड बनना है तो कई मकानों को हटना जरूरी है। जिन लोगों को वहाँ से हटाया जाएगा, उनको कहीं ना कहीं बसाया भी जाएगा, उनका विस्थापन होगा, उनकी व्यवस्था की जाएगी। इसलिए किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और यह भी समझ में आना चाहिए कि पूरी मलिन बस्तियों में लगभग 50,000 परिवार रहते हैं। 50,000 में सिर्फ 3-3.5 हजार लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जाना है। बाकी के लगभग 46,000 लोग कम से कम भविष्य के लिए निश्चिंत हो जाएंगे कि भविष्य में उनके साथ कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि उनको वहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। उनको नियमित करने का हम लोग कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं। और ये 3,500 जो लोग इसमें जिसकी जद में आ रहे हैं, उनकी भी हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। तो कहाँ दिक्कत आ रही है? या तो हरीश रावत जी कहते कि देहरादून में कोई एलिवेटेड रोड नहीं बननी चाहिए, ओपन आए ना सामने, क्या दिक्कत है? विरोध करें हमारा। देहरादून में नदियों की जमीनों पर हुए कब्जे पर न्यायालय और एनजीटी भी चिंता जता चुका है। अक्टूबर 2024 में एनजीटी ने शासन को निर्देश दिया कि रिस्पना नदी में बाढ़ के आधार पर फ्लड जोन घोषित किया जाए। दस्तावेजों से पता चलता है कि वर्ष 1968 में रिस्पना नदी की औसत चौड़ाई लगभग 319 मीटर थी, लेकिन अब ये केवल 68 मीटर ही रह गई है। कहीं कहीं तो नदी की चौड़ाई 20 मीटर से भी कम है। विशेषज्ञों का मानना है कि धराली में आई जल प्रलय दून के लिए संदेश है। अगर समय रहते नदियों के बाढ़ क्षेत्र से अवरोध नहीं हटाए गए तो भविष्य में रिस्पना समेत अन्य नदियां खीर गंगा की तरह अपना रास्ता खुद चुन लेंगे तो कोई हैरत नहीं होगी। और अगर ऐसा हुआ तो कितना नुकसान होगा ये कह पाना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।